हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का अकाउंटेंसी की क्लास में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, ऋण पत्रों का वर्गीकरण या उनके प्रकार के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इनको अंडरस्टैंड करेंगे एक डायग्राम से, फिर हम एक एक करके इनको समझेंगे। तो फर्स्ट नंबर पे आ रहा है फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, सुरक्षा के दृष्टिकोण से। इसमें टू टाइप्स के डिबेंचर होते हैं। फर्स्ट आ जाता है सिक्योर्ड डिबेंचर्स, सुरक्षित ऋण पत्र, एंड सेकंड आ जाता है अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स, असुरक्षित ऋण पत्र। सेकंड नंबर पे हमने लिया है फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू, शोधन के दृष्टिकोण से। इसमें भी टू टाइप्स के डिबेंचर होते हैं। फर्स्ट नंबर पे आ जाते हैं रिडीमेबल डिबेंचर्स, शोधनीय ऋण पत्र, एंड सेकंड नंबर पे आ जाते हैं इरिडीमेबल डिबेंचर्स, अशोधनीय ऋण पत्र। थर्ड नंबर पे आ जाते हैं फ्रॉम कन्वर्टिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, परिवर्तन के दृष्टिकोण से। इसमें टू टाइप्स के डिबेंचर होते हैं। फर्स्ट हो जाता है कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, परिवर्तनशील ऋण पत्र, एंड सेकंड आ जाता है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, अपरिवर्तनशील ऋण पत्र। फोर्थ नंबर पे लिया है फ्रॉम रिकॉर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू, अभिलेखों के दृष्टिकोण से। इसमें भी टू टाइप्स के डिबेंचर होते हैं। फर्स्ट नंबर पे आ जाते हैं रजिस्टर्ड डिबेंचर्स, पंजीकृत ऋण पत्र, एंड सेकंड नंबर पे आ जाते हैं बेयरर डिबेंचर्स, वाहक ऋण पत्र। फिफ्थ नंबर पे लिए है फ्रॉम प्रायोरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, प्राथमिकता के दृष्टिकोण से। इसमें भी टू टाइप्स के डिबेंचर होते हैं। फर्स्ट डिबेंचर्स प्रथम ऋण पत्र, सेकंड डिबेंचर्स द्वितीयक ऋण पत्र, और लास्ट में लिया हुआ है कोलेक्टिवल्स डिबेंचर्स, इनको हम हिंदी में कहते हैं सहायक ऋण पत्र। तो एक एक करके इनके बारे में अंडरस्टैंड करते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे है फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, सुरक्षा के दृष्टिकोण से। तो इसमें फर्स्ट नंबर पे जो है वो है सिक्योर्ड डिबेंचर्स, मॉर्टगेज डिबेंचर्स भी इनको हम बोलते हैं, सुरक्षित ऋण पत्र या बंधक सहित ऋण पत्र। तो क्या है इनके बारे में जानते हैं। दीज डिबेंचर्स आर दोज in which the principal and interest are secured by any property of the company, that is in case non-payment of holders of the debentures can sell the property of the company and recover his amount। ये वे ऋण पत्र होते हैं जिनका मूलधन और ब्याज कंपनी की किसी संपत्ति द्वारा सुरक्षित होता है, अर्थात भुगतान न होने की दशा में ऋण पत्र का धारक कंपनी की इस संपत्ति को बेचकर अपनी राशि वसूल कर सकता है। तो सिक्योर्ड डिबेंचर्स क्या है, जो सिक्योर्ड है, सुरक्षित हैं, अर्थात इनका जो प्रिंसिपल है और जो इंटरेस्ट है वो दोनों सिक्योर्ड हैं। तो प्रिंसिपल क्या होता है, जो इन्होंने अमाउंट कंपनी में इन्वेस्ट किया है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल, और इन्वेस्टमेंट के बदले जो मिल रहा है उसको बोलते हैं हम इंटरेस्ट। तो दोनों सिक्योर हैं। और किस में सिक्योर होता है, वो होता है प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी, जो एसेट्स है कंपनी उसके ऊपर सिक्योर्ड होता है। अर्थात जो कंपनी है, कंपनी की जो एसेट्स है, प्रॉपर्टी है, वो इनके पास मॉर्टगेज होती है। अर्थात इनको अगर इंटरेस्ट और प्रिंसिपल ना मिले तो ये क्या कर सकते हैं, कंपनी की जो एसेट्स है, जो इनके पास मॉर्टगेज है, उसको बेच करके अपना जो अमाउंट है उसको रिकवर कर सकते हैं, अर्थात उसकी वसूली कर सकते हैं, क्योंकि सिक्योर्ड है, इनके पास कंपनी की एसेट्स मॉर्टगेज होती है। ठीक, तो ये हो गया सिक्योर्ड डिबेंचर। अब इसके बारे में आगे जानते हैं। सिक्योर्ड डिबेंचर्स कैन फुली सिक्योर्ड और पार्शली सिक्योर्ड एज पर द कंपनीज एक्ट 2013। द डिबेंचर्स मस्ट स्पेसिफाई द टर्म एंड कंडीशंस। सुरक्षित ऋण पत्र पूर्णतः सुरक्षित अथवा आंशिक रूप से सुरक्षित हो सकते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार ऋण पत्रों में निर्धारित शर्तों का उल्लेख होना चाहिए। तो ये जो सिक्योर्ड हैं तो ये फुली भी हो सकते हैं, मतलब सारे के सारे सिक्योर्ड, या पार्शली भी हो सकते हैं, जिसमें से कुछ एक सिक्योर्ड हो और कुछ एक सिक्योर्ड ना हो। लेकिन इसकी जो शर्तें हैं, टर्म एंड कंडीशंस को आप स्पेसिफाई कर दिया जाना चाहिए। अब आगे जानते हैं इसके बारे में। द फॉलोइंग कंडीशन शुड बी फुलफिल्ड बाय द कंपनी फॉर इशू ऑफ सिक्योर्ड डिबेंचर्स। सुरक्षित ऋण पत्र निर्गमन के लिए कंपनी द्वारा निम्नलिखित शर्तें पूरी की जानी चाहिए। तो क्या क्या है कंडीशंस के और डिबेंचर्स में। फर्स्ट है द रिडम्पशन डेट शुड नॉट एक्सीड 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ इशू बट नॉट एक्सीड 30 years इन केस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स कंपनी। निर्गमन की तिथि से शोधन की तिथि 10 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, परंतु बुनियादी कंपनी की दशा में
30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये हमने जाना फर्स्ट कंडीशंस क्या है। एक होती है डेट ऑफ इशू, अर्थात जिस डेट में डिवेंचर्स को कंपनी ने इशू किया है। एक होता है रिडम्पशन, रिडम्पशन होता है शोधन, जब कंपनी क्या करती है प्रिंसिपल अमाउंट को वापस कर देती है। तो वो होना चाहिए 10 साल तक, तो 10 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स कंपनी है उसमें 30 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। तो एक कंडीशन ये है। और सेकंड है देयर शुड बी ए चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी फॉर इशू ऑफ डिवेंचर्स। ऋण पत्रों का निर्गमन के लिए कंपनी की संपत्तियों पर प्रभार होना चाहिए। तो सेकंड कंडीशन ये है कि जो एसेट्स हैं कंपनी की वो मॉर्गेज भी होनी चाहिए, अर्थात उसको हम बोलते हैं चार्ज, ठीक है, प्रभार भी होना चाहिए। तो जब ये दोनों कंडीशनें हैं तभी क्या कर सकती हैं, सिक्योर्ड डिवेंचर को इशू कर सकती हैं। तो सिक्योर्ड क्या हुए वो आपको बता दिए। जो कंपनी की किसी एसेट्स के ऊपर क्या है सिक्योर्ड, अर्थात कंपनी ने क्या किया हुआ है अपनी एसेट्स मॉर्गेज की हुई है इन होल्डर्स के पास, तो उनको बोलते हैं हम सिक्योर्ड। तो कंडीशन में हमने जान ली। अब हम सेकंड नंबर पे जानते हैं। तो सेकंड नंबर पे है अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स, असुरक्षित ऋण पत्र अथवा साधारण ऋण पत्र। तो इनको हम ऑर्डिनरी डिवेंचर्स भी बोलते हैं। अनसिक्योर्ड और ऑर्डिनरी डिवेंचर्स आर दोज डिवेंचर्स whose principal and interest are not secured by company assets। असुरक्षित अथवा साधारण ऋण पत्र यह वे ऋण पत्र हैं जिनका मूलधन और ब्याज कंपनी की संपत्ति द्वारा सुरक्षित नहीं होता। तो ये सिक्योर्ड के बिल्कुल विपरीत हैं, अर्थात सिक्योर्ड में संपत्ति मॉर्गेज थी कंपनी की और इसमें कोई जो है मॉर्गेज नहीं करती अपनी संपत्ति, तो ये सिक्योर्ड नहीं होते, तो ये अनसिक्योर्ड हो जाते हैं। तो ये हमने जान लिया फर्स्ट। अब सेकंड नंबर पे है फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू, शोधन के दृष्टिकोण से। इसमें फर्स्ट नंबर पे है रिडीमेबल डिवेंचर, शोधनीय ऋण पत्र। These debentures are those which will be repaid by the company at the end of a specified time or by installment during the lifetime of the company। इन ऋण पत्रों के मूलधन का भुगतान कंपनी एक निश्चित समय के बाद इकट्ठा किस्तों में अपने जीवन काल में ही कर देती है। तो रिडीमेबल डिवेंचर क्या होते हैं, रिडीमेबल डिवेंचर ऐसे होते हैं जिनका जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जो मूलधन है, जो उन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट किया है, वो कंपनी अपने लाइफ टाइम में ही क्या कर देती है इकट्ठा या तो किस्तों में क्या कर देती है इनको वापस कर देती है, उनको बोलते हैं शोधनीय। और सेकंड नंबर पे रिडीमेबल डिवेंचर्स अशोधनीय ऋण पत्र। तो दीज डिवेंचर्स आर दोज विच आर नॉट रिपेबल्स बाय द कंपनी ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। These debentures are repayable only when the company goes into liquidations. It is also known as perpetual debentures. इनके मूलधन का भुगतान कंपनी के जीवन काल में नहीं होता बल्कि कंपनी के समापन पर ही होता है। ऐसे ऋण पत्रों को चिरस्थायी ऋण पत्र भी कहते हैं। तो इररिडेमेबल क्या होते हैं, मतलब इनका जो प्रिंसिपल है वो कंपनी वापस नहीं करेगी, प्रिंसिपल होता है जो इन्होंने जमा किया, और जो इंटरेस्ट है वो तो पे करती रहेगी, लेकिन जो प्रिंसिपल है वो कंपनी तभी वापस करेगी जब कंपनी लिक्विडेशन में जाती है, अर्थात कंपनी का जब समापन हो जाता है, जब कंपनी समाप्त हो जाती है तभी इनका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो वापस किया जाएगा। और इनको जो है परपेचुअल डिवेंचर्स चिरस्थायी ऋण पत्र भी इनको कहते हैं। तो रिडीमेबल क्या हो गए, जिनका कंपनी अपने लाइफ टाइम में पैसा वापस कर रही है, और रिडीमेबल हो गए जिनका पैसा वापस नहीं कर रही है और वापस करेगी लिक्विडेशन में ही। तो ये हमने सेकंड भी डिस्कस कर लिया। थर्ड नंबर पे था फ्रॉम कन्वर्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, परिवर्तन के दृष्टिकोण से। तो इसमें फर्स्ट था कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, परिवर्तनशील ऋण पत्र। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 71 सबसेक्शन 1 of the Company Act 2013, holders of convertible debentures have the right to convert the entire or part of their debentures into shares or other securities at the will of the debentures holders or the company after a certain period of time in accordance with the prescribed conditions। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 71(1) के अनुसार परिवर्तनशील ऋण पत्र के धारकों को यह अधिकार होता है कि निश्चित समय के बाद ऋण पत्र धारियों अथवा कंपनी की इच्छा पर
अपने ऋण पत्रों की संपूर्ण या आंशिक राशि को निर्धारित शर्तों के अनुसार अंशों या अन्य प्रतिभूति में बदलवा सकते हैं। तो कन्वर्टेबल डिवेंचर्स क्या होते हैं? इनके पास एक ऑप्शन होती है कि ये अपने डिवेंचर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। किस किस में? या तो शेयर्स में कर सकते हैं, या कंपनी की कोई अदर सिक्योरिटीज है, प्रतिभूतियां, उसमें ये कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसा प्रावधान है। आगे जानते हैं। द इशू ऑफ सच डिवेंचर्स विल बी अप्रूव्ड बाय पासिंग ए स्पेशल रेजुलेशन इन द जनरल मीटिंग। ऐसे ऋण पत्रों के निर्गमन के लिए सामान्य सभा में विशेष प्रस्ताव पारित करके अनुमोदन किया जाएगा। तो ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ता है? जो जनरल मीटिंग होती है कंपनी की, उसमें एक स्पेशल रेजुलेशन, विशेष प्रस्ताव पारित करना पड़ता है कि हम जो है इन डिवेंचर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं, किसमें? शेयर्स और अदर सिक्योरिटीज में। तो एक सेकेंड पॉइंट है। और थर्ड जानते हैं, if the entire amount of debentures is convertible into shares then it is called fully convertible debentures। यदि ऋण पत्रों की संपूर्ण राशि अंशों में परिवर्तनशील है तो इसे पूर्णतः परिवर्तनशील ऋण पत्र कहते हैं। and if the part amount of debentures is convertible into shares then it is called partially convertible debenture। और यदि ऋण पत्रों की आंशिक राशि अंशों में परिवर्तनशील है तो इसे आंशिक परिवर्तनशील ऋण पत्र कहते हैं। तो ये जो डिवेंचर है ये पूरे के पूरे भी हो सकते हैं। जब पूरे के पूरे हम जो है कन्वर्ट कर दें तो इनको हम जो है कहते हैं फुली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। एंड अगर पूरे के पूरे कन्वर्ट ना हो तो इनको हम कहते हैं पार्शियली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। तो ये हमने जाना कन्वर्टेबल डिवेंचर्स के बारे में, अर्थात ये ऐसे डिवेंचर हैं जिनको शेयर्स या अदर सिक्योरिटीज में कन्वर्ट किया जा सकता है। आगे जानते हैं। एज पर सेबी फ्रेमवर्क्स सच change should happen on or after 18 months from the date of allotment but within 36 months। सेबी के रूपरेखा के अनुसार इस प्रकार का परिवर्तन आवंटन की तिथि से 18 माह पर या इसके पश्चात परंतु 36 माह के भीतर हो जाना चाहिए। तो कब कब कर सकते हैं कन्वर्ट? ये सेबी की गाइडलाइन है। तो जब क्या किया था, इनको अलॉट किया था तो उसके 18 महीने के बाद, लेकिन 36 महीने के अंदर इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। द कन्वर्सन ऑफ दिस डिवेंचर्स इज वॉलेंट्री। इन ऋण पत्रों का परिवर्तन ऐच्छिक होता है। तो इनको कन्वर्ट करना या नहीं करना ये इच्छा पर निर्भर करता है डिवेंचर्स होल्डर की। तो ये कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। लेकिन ये बता दिया कि जब अलॉटमेंट होते हैं उसके 18 महीने के बाद, लेकिन 36 महीने से पहले पहले कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये हमने जाना। अब इसका सेकंड जो पॉइंट था वो था नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, अपरिवर्तनशील ऋण पत्र। नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स आर दोज डिवेंचर्स इन विच debentures holder do not have the right to convert their debentures into shares or other securities। अपरिवर्तनशील ऋण पत्र ऐसे ऋण पत्र होते हैं जिनमें ऋण पत्रधारियों को अपने ऋण पत्रों को अंशों या अन्य प्रतिभूतियों में बदलवाने का अधिकार नहीं होता है। तो ये हो गए नॉन कन्वर्टेबल, अर्थात जो डिवेंचर ही रहेंगे ये अपने जो है डिवेंचर्स को शेयर्स में या अन्य सिक्योरिटी में नहीं बदल सकते, इनको अथॉरिटी नहीं है। ठीक है, तो उनको बोलते हैं नॉन कन्वर्टेबल। तो ये हमने जान लिया फ्रॉम कन्वर्टिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, टू टाइप्स के। अब फोर्थ नंबर पे जो था वो था फ्रॉम रिकॉर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू, अभिलेखों के दृष्टिकोण से। तो इसमें फर्स्ट आ जाता है रजिस्टर्ड डिवेंचर्स, पंजीकृत ऋण पत्र। द नेम ऑफ द होल्डर्स ऑफ दीज डिवेंचर्स आर एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ द कंपनी। इन ऋण पत्रों के धारकों का नाम कंपनी के रजिस्टर में लिखा जाता है। तो सबसे पहले जो रजिस्टर्ड डिवेंचर होंगे इनका नाम लिखा जाता है कंपनी के रजिस्टर में। देयर प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट आर आल्सो पेड टू द सेम पर्सन हुज नेम इज मेंशन्ड इन द रजिस्टर। इनके मूलधन व ब्याज का भुगतान भी उसी व्यक्ति को किया जाता है जिनका नाम रजिस्टर में लिखा होता है। तो सबसे पहले देखो बता दिया कि इनका नाम कंपनी के रजिस्टर में लिखा जाएगा, और जब पेमेंट होगी चाहे वो इंटरेस्ट की है चाहे प्रिंसिपल अमाउंट की है उसी को दी जाएगी जिसका नाम कंपनी के रजिस्टर में लिखा है। When these debentures are transferred, they are recorded in the registers of the company।
जब इन ऋण पत्रों का हस्तांतरण होता है तो कंपनी के रजिस्टर्ड में लिखा जाता है। अगर इनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, किसी दूसरे को दे दिया जाता है, तो फिर उसकी भी एंट्री कहाँ होगी? रजिस्टर्ड में, कि किसके नाम जो है ये ट्रांसफ़र हुए। ए प्रॉपरली फिल्ड ट्रांसफ़र डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर देयर ट्रांसफ़र। इनके हस्तांतरण के लिए उचित रूप से भरा गया हस्तांतरण प्रलेख आवश्यक होता है। तो जब भी इनको हम ट्रांसफ़र करते हैं तो एक प्रॉपरली जो है फॉर्म जो है डॉक्यूमेंट फिल करना पड़ता है। तो ये हमने जाना रजिस्टर्ड डिबेंचर्स के बारे में। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो होता है बेयरर डिबेंचर्स, वाहक ऋण पत्र। देयर प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट आर पेड टू द पर्सन होल्डिंग द डिबेंचर्स। इनके मूलधन और ब्याज का भुगतान उस व्यक्ति को किया जाता है जिसके पास वह ऋण पत्र होता है। द नेम ऑफ दीज डिबेंचर्स होल्डर्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन द कंपनीज रजिस्टर्ड। इन ऋण पत्रधारियों के नाम कंपनी के रजिस्टर्ड में नहीं लिखे जाते हैं। तो जो बेयरर डिबेंचर्स हैं वो रजिस्टर्ड डिबेंचर के बिल्कुल विपरीत हैं, अर्थात इनकी पेमेंट उनको मिलेगी जिनके पास वो एट प्रेजेंट में जो डिबेंचर्स हैं और इनका जो है नाम कंपनी के रजिस्टर में नहीं लिखा जाता। दीज डिबेंचर्स आर ट्रांसफर्ड ओनली बाय गिविंग डिबेंचर्स टू द बियरर। इन ऋण पत्रों का हस्तांतरण केवल मात्र वाहक को ऋण पत्र देने से ही हो जाता है। तो बस जैसे ही हम इनको देंगे किसी दूसरे को वैसे ट्रांसफ़र हो जाएगा, मतलब कोई हमारे को प्रॉपरली जो फॉर्म जो है वो फिल नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ देने से ही ये ट्रांसफ़र हो जाएंगे। फॉर द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट द कंपनी गिव्स कूपन और चेक्स ऑफ डिफरेंट डेट्स एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ दीज डिबेंचर्स। ब्याज का भुगतान हेतु कंपनी इन ऋण पत्रों के निर्गमन के समय विभिन्न तिथियों के कूपन या चेक दे देती है। तो पेमेंट मतलब जैसे कैसे होगी, जैसे इनको इशू किया जाता है तो उस वक्त ही इनको या तो चेक्स या तो कूपन दे दी जाते हैं और उनके अकॉर्डिंग जो है इनको पेमेंट मिलती जाती है। और मिलेगी किसको? जिसके पास मतलब ये है। ऑन द ड्यू डेट द होल्डर्स गेट्स देयर अमाउंट फ्रॉम द बैंक। देय तिथि पर धारक इनकी राशि बैंक से प्राप्त कर सकते हैं। और जब भी ड्यू डेट होती है, चाहे वो इंटरेस्ट की है चाहे वो प्रिंसिपल की है, तो इनको फिर बैंक से पैसा मिल जाता है। तो हमने जान लिया फ्रॉम रिकॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम जानते हैं 5th नंबर पे फ्रॉम प्रायोरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, प्राथमिकता के दृष्टिकोण से। तो इसमें फर्स्ट डिबेंचर, प्रथम ऋण पत्र। ए डिबेंचर्स विच इज रिपेड बिफोर द अदर डिबेंचर्स इज नोन एज फर्स्ट डिबेंचर। वह ऋण पत्र जिनका भुगतान अन्य ऋण पत्रों से पहले किया जाता है उन्हें प्रथम ऋण पत्र कहते हैं। तो जिनको सबसे पहले पेमेंट की जाएगी अदर से पहले, उनको बोलेंगे फर्स्ट डिबेंचर। एंड सेकंड डिबेंचर द्वितीयक ऋण पत्र। द सेकंड डिबेंचर्स इज दैट विच इज पेड आफ्टर द फर्स्ट डिबेंचर्स हैज बीन पेड बैक। जिन ऋण पत्रों का भुगतान प्रथम ऋण पत्रों के पश्चात करना होगा उन्हें द्वितीयक ऋण पत्र कहते हैं। तो इनकी पेमेंट होती है फर्स्ट के बाद, अर्थात फर्स्ट वो हैं जिनको पहले दिया जाएगा और सेकंड वो हैं जिनको फर्स्ट के बाद दिया जाएगा। तो हमने जान लिया फ्रॉम प्रायोरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसके बाद जो है वो है लास्ट में कोलेक्टियल डिबेंचर्स, सहायक ऋण पत्र। कोलेक्टियल डिबेंचर्स आर डिबेंचर्स दैट आर इशूड टू बैंक and financial institutions as on additionals or subsidiary securities along with the fixed principal securities. The lending institutions can exercise their right as debenture holder if the company does not pay loan and the principal security falls short. सहायक ऋण पत्र वे ऋण पत्र होते हैं जो बैंकों अथवा वित्तीय संस्थाओं को एक निश्चित मुख्य प्रतिभूति के साथ अतिरिक्त या सहायक प्रतिभूति के रूप में निर्गमित किए जाते हैं। यदि कंपनी ऋण का भुगतान नहीं करती है और मुख्य प्रतिभूति कम पड़ जाती है तो ऋण देने वाली संस्था ऋण पत्रधारी के रूप में अपना अधिकार प्राप्त कर सकती है। तो कोलेक्टियल डिबेंचर सहायक ऋण पत्र क्या हुए? तो जब कंपनी क्या करती है, किसी बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से क्या करती है, लोन लेती है, तो सबसे पहले रखना पड़ती है जो मेन जो सिक्योरिटीज़ होती हैं, प्रतिभूति होती हैं, वो क्या करनी पड़ती है, मॉर्गेज कंपनी को करानी पड़ती है। लेकिन अगर कंपनी को जितना अमाउंट चाहिए अगर वो कम पड़ जाए तो फिर एक एडिशनल जो है वो देनी पड़ती है। तो डिवेंचर्स को भी क्या कर सकती है, कंपनी मॉर्गेज कर सकती है।
और फिर आ जाती है पेमेंट की बारी। तो जब जो कंपनी जो है वो पेमेंट नहीं कर रही है, ठीक है, तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो क्या करेंगे, पहले जो मेन जो सिक्योरिटी है उसको वो बेचेंगे, ठीक है, उससे वो अपनी रिकवरी करेंगे। अगर रिकवरी नहीं होती है, वो कम पड़ जाती है, तो उसके बाद वो जो डिवेंचर्स हैं उसके ऊपर अधिकार हो जाएगा उन बैंक्स का या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जिन्होंने कंपनी को क्या किए हैं, लोन दिए हैं। तो इनको बोलते हैं कोलेक्टर्स डिवेंचर्स, अर्थात इनको जो मेन सिक्योरिटी है उसके साथ साथ मॉर्टगेज किया जाता है, तो इसलिए इनको कहा जाता है कोलेक्टर्स डिवेंचर्स। तो आज के इस पार्ट में बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।